आज का जो हमारा टॉपिक होगा, क्या टॉपिक होगा कि लॉन्च क्रिएट EC2 इंस्टेंस विद डिटेल इन्फॉर्मेशन, राइट। लिनक्स वाला और विंडोज़ वाला हम लोग जब क्रिएट करेंगे उसको एक्सेस करके देखेंगे और उसके सारा जो ऑप्शन है वो सब ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, राइट। आप लोगों को पता होगा किस तरह से हम लोग EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, राइट। तो उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, देखिए हमारा क्या है कि अब इसका यूज़ केस कब है। इसका यूज़ केस तब होता है, राइट। एक यूज़ केस मैं बनाता हूँ। यूज़ केस हमारा है कि एक छोटा सा क्लाइंट, छोटा सा इन द सेंस मतलब कि जस्ट एक स्टार्टअप, या हो सकता है वो ब्लॉगर हो सकता है, राइट। या कोई एक छोटा सा दुकानदार हो सकता है, राइट। तो वो चाहता है कि भाई मेरे क्लाउड में एक सर्वर हो और उस सर्वर के अंदर में वो एक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स एप्लीकेशन? एक्स एप्लीकेशन में मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे जो दुकानदार लोग होते हैं, बेसिकली वो लोग टैली चाहते हैं कि टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं, राइट। या कोई वेबसाइट चाहते हैं कि ऑनलाइन एक्सेस करना। वह वेबसाइट क्या हो सकता है? वो सिंपल वेबसाइट हो सकता है, HTML, अपाचे या Nginx। क्या हो सकता है कि उसके अंदर में वो लोग कुछ अदर एप्लीकेशन चलाएंगे, जैसे टॉमकैट हो गया, राइट, या माई हो गया, राइट। इस तरह का कुछ एप्लीकेशन वो रन कराएंगे। या हो सकता है कि टैली का एप्लीकेशन रन कराए। तो इस तरह का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरह का जब रिक्वायरमेंट होता है तो वो बोलते हैं कि देखिए भैया, हमको उतना सिंगल टायर, डबल टायर, 3 टायर जो नेटवर्किंग है उसके बारे में उतना हमको दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि उसका बजट बहुत ही कम है और हमको उसको डिलीवर करना पड़ता है विद इन अ सर्टेन टाइम, वन टाइम के लिए वो आते हैं। अब इस तरह का बहुत सारे फ्रीलांसिंग में आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे जो आपको ऐसे वर्क मिलेंगे। तो उन लोगों को आप कैसे डिलीवर किए, हाँ, हम जानेंगे। सिंगल टायर एप्लीकेशन कैसे डेवलप किया जाता है, 2 टायर एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, 3 टायर कैसे किया जाता है, और मल्टी टायर एप्लीकेशन कैसे डेवलप किया जाता है, राइट। बट उसके लिए हम लोग वन बाय वन जो है आगे बढ़ेंगे, राइट। पहले हम जो सिंपल करेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे हम जो है उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो कि जब जैसा हमारा रिक्वायरमेंट आएगा उसके तरह से हमको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। ओके, लॉगिन करने के बाद हम आते हैं EC2 के डैशबोर्ड में। देन हम कहाँ चले जाएंगे, इंस्टेंस में चले जाएंगे। और राइट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्वर को लॉन्च क्लिक करेंगे। अब हर चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। तो ये जो प्रोसेस हमारा लॉन्च करने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ अ क्विक स्टार्ट प्रोसेस। इसको बोलते हैं क्विक स्टार्ट प्रोसेस, राइट। Amazon EC2 allow you to create VM and instance that run AWS cloud. Quickly get started by the following simple steps. Right? There is a multiple way to create or launch EC2 instance. Right? उसमें से एक ये तरीका है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, राइट। That is called name and tag. What is the meaning of name and tag? नेम मतलब क्या हुआ होता है कि वी आर आइडेंटिफाई द सर्वर बाय द नेम। तो टैग क्या होता है, हर सर्वर का अपना एक टैग दिया जाता है जिस टैग से हमारा सिस्टम उस सर्वर को पहचानता है। सपोज मैंने क्या किया कि मेरे पास 100 ऑफ सर्वर है, 100 ऑफ सर्वर में से देर इज़ अ 20 सर्वर क्या है, वो प्रोडक्शन का है, 20 सर्वर क्या है, वो डेवलपमेंट का है, और जो बाद बाकी 60 सर्वर है वो किसके लिए है, वो UAT के लिए है। सपोज मैंने माना, तो मैं ये बोला कि देखो भैया बात ऐसा है
कि जो मेरा सर्वर प्रोडक्शन में चल रहा है वो 24/7 चले, बट उसका एक टाइम टू टाइम बैकअप होना चाहिए। कब बैकअप होना चाहिए? हो सकता है वो एवरीडे बैकअप हो सकता है एवरी 8 आवर में हो सकता है वो एवरी 4 आवर में हो सकता है एवरी 1 आवर में हो। मैंने वो डिफाइन किया। दैट इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, जो हमारा डेवलपमेंट है, राइट, डेवलपमेंट में जो सर्वर है, सारे सर्वर हमेशा यूजेबल नहीं है। मैं बोला जो डेवलपमेंट में सर्वर है वो हमारा सुबह 10 बजे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए और शाम 7 बजते ही ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए। नंबर 3 कंडीशन, यूएटी सर्वर। जो यूएटी सर्वर है, मैं बोला जब मैं चाहूँगा तब स्टार्ट करूँगा, जब काम नहीं रहेगा तो मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। सो ये तो आपको पता है कि यू कैन डू। जब 100 ऑफ सर्वर, 1000 ऑफ सर्वर जब होंगे, क्या एक सिंगल पर्सन उसको मैनेज कर पाएगा? नहीं, मिस हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑटोमेशन को क्रिएट करते हैं। तो ऑटोमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें टैग का ज़रूरत पड़ता है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, हमें एक इन्वेंट्री का लिस्ट बनाना पड़ता है, टाइम बाय टाइम, डे बाय डे, जिसका हमको रिपोर्ट करना पड़ता है हमारे मैनेजर को। एवरी वीक हो सकता है, एवरी डे हो सकता है, या मंथली हो सकता है। तो क्या बार बार हम जाकर इंस्टेंस में जाकर के उसको नाम को कॉपी करेंगे, आईपी कॉपी करेंगे? नहीं पॉसिबल है, राइट। उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे। आने वाले समय में प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा टैग के बारे में। अब क्या है कि कौन सर्वर कब बंद हुआ, कब स्टॉप हुआ, कब स्टार्ट हुआ, उसमें क्या चेंजेस हुआ, नहीं चेंजेस हुआ, हु कैन टेक केयर। क्लाउड ट्रेल एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर सब कुछ हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। इफ़ आई वांट टू ट्रैक ऑल द सर्वर यूजिंग द सिंगल स्क्रिप्ट, राइट, यूजिंग द थर्ड पार्टी टूल, राइट, यूजिंग द क्लाउड ट्रेल, तो उसके लिए क्या होगा कि हमें प्रॉपर टैग देना पड़ेगा। प्रॉपर जैसे टैग हम उसको देंगे तभी हमको वो चीज़ को हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको हम लिस्टिंग कर पाएंगे यूजिंग द स्क्रिप्ट, राइट। इफ आई वांट टू इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, आने वाले समय में जब हम लोग सीखेंगे एंसेबल सीखेंगे, जब एंसेबल क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जिससे हम कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करते हैं। चाहे वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना हो, चाहे उसके अंदर में कुछ कॉन्फ़िगर करना हो, एनीथिंग, तो उसके लिए टैग का इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। सो आई थिंक टैग का आपको इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट। नाउ तो टैग यहाँ पर मैंने दिया कि नेम इक्वल टू क्या रहेगा, नेम इक्वल टू रहेगा, सपोज कि मैं दिया वेब सर्वर, राइट। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन एंड ओएस इमेज, अमेज़न मशीन इमेज। अब ये क्या है, बहुत समय पहले जब हम लोग कोई सर्वर को क्रिएट करते थे, राइट, या वीएम के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते थे हमारे डेस्कटॉप सिस्टम में, तो हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे ये लैपटॉप हमारे पास है, लैपटॉप मैंने लाया, लैपटॉप में विंडोज़ 11 हमको इंस्टॉल करना है, तो विंडोज़ 11 का एक आईएसओ फाइल होता है, उस फाइल को हम डिस्क में डालेंगे या पेन ड्राइव में डालेंगे, उसको बनाएंगे बूटेबल, तब जाकर हम एक बार इंस्टॉल करते हैं। नाउ कंसेप्ट इज चेंज्ड, हमें ना अभी आईएसओ की ज़रूरत पड़ता है और ना हमें पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ता है। अगर हम ये ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होता है कि कस्टमाइज इमेज का ज़रूरत पड़ता है। कस्टमाइज इमेज का मतलब ये हुआ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डाला, डालने के बाद उसका एक हमने इमेज बना लिया, इमेज इन द सेंस मतलब उसका क्लोन बना करके रख दिया, जो कि एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज है उससे वो
कम होगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ मैंने वर्क स्टेशन में गया, आप लोग शायद वर्क स्टेशन का यूज़ किए होंगे या VMware का भी यूज़ किए हैं, राइट, या वर्चुअल बॉक्स का भी यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमें मान लीजिए क्या है कि हमको एक सर्वर रेडी करना है, राइट। आई वांट टू सेटअप वन सर्वर। कौन सा सर्वर सेटअप करना है भैया? हम बोले कि मेरा सर्वर सेटअप करना है वेब सर्वर। तो हम लोग क्या करते थे, पहले यहाँ जा करके हम लोग यहाँ से इसमें आपका अभी देखिए यहाँ पर न्यू वर्चुअल मशीन यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यहाँ जैसे जाते थे, राइट। एंड नाउ यहाँ पर क्या करते थे, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है वाला, ये हमको डाउनलोड करना पड़ता था .iso CentOS 7 DPD 2009.iso। ये कहाँ से डाउनलोड करते थे हम लोग? इंटरनेट से डाउनलोड करते थे। करने के बाद हम क्या करते थे कि इसको इंस्टॉल करते थे स्टेप बाय स्टेप। तो करने के बाद हमने क्या बोला कि इंस्टॉल कर लिया। करने के बाद हमने एक एप्लीकेशन वहाँ जो जो चाहिए नेसेसरी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको डाल दिया। डालने के बाद क्या किया मैंने, इसको हमने क्या किया, एक इमेज इसका क्रिएट कर लिया। हमने क्या किया, एक इमेज इसका क्रिएट कर लिया, राइट। अच्छा ये देखते हैं यहाँ पर भी, तो हमने क्या किया, इसका एक इमेज हमने क्रिएट कर लिया, राइट। क्रिएट इमेज यानी स्नैपशॉट मैंने ले लिया। नेक्स्ट टाइम जब हमको क्रिएट करना पड़ेगा तो इसी से हम लोग नया सर्वर को लॉन्च कर देंगे, ताकि अगर मान लीजिए इसके अंदर में हम वेब सर्वर सेटअप किए हैं तो ऑलरेडी सेटअप मिलेगा। सेम इसी तरह क्या करता है कि हमारा अमेज़न ने हर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सर्वर में इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को डाला। डालने के बाद उसका एक इमेज बना लिया, जिस इमेज का जो फॉर्मेट वो अपने सॉफ्टवेयर से अपना नाम की तरह दे दिया। तो उसने क्या नाम दे दिया? उसने नाम दे दिया अमेज़न मशीन इमेज। अमेज़न मशीन इमेज उन्होंने नाम दे दिया। इट इज़ अ सेम लाइक ISO फाइल बट इट इज़ अ डायरेक्ट बूटेबल। इट इज़ अ डायरेक्ट बूटेबल। जैसे मैं बोला यहाँ पर ISO फाइल डाउनलोड करके मैंने यहाँ पर किया, लेकिन जैसे इसका स्नैपशॉट मैं ले लूँगा, स्नैपशॉट से मैं इजीली सर्वर को लॉन्च कर पाऊँगा। स्नैपशॉट मैनेजर में गया, देखिए यहाँ पर यू आर हेयर, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, टेक स्नैपशॉट कर दिया, तो यहाँ पर स्नैपशॉट आ जाएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के बाद। उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि बोला कि देखिए आपको कुछ इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा नेसेसरी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके क्लोन बना कर रखा हूँ, उस क्लोन का यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या क्या रखा बना करके, उन्होंने रखा जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, चलेंगे माई AMI, यहाँ पर क्विक स्टार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर मोर में मैं क्लिक करता हूँ तब जाकर और क्लियर होगा। उन्होंने बोला कि देखिए भैया हमारे पास दो तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री टायर में अवेलेबल है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो कि फ्री टायर में अवेलेबल है, जिसका मैंने क्लोन बनाया हूँ। देखिए क्लिक मैं करूँगा यहाँ पर, तो देखिए आपको थोड़ा सा और ऊपर में जाता हूँ, यहाँ देखिए ये दिखा रहा है फ्री टायर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है फ्री टायर दिखा रहा है। क्या ये फ्री टायर में है? ये फ्री टायर में नहीं है, यानी कि जिस इमेज से उन्होंने क्लोन किया, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मैक सिस्टम है वो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि लिनक्स हमारा क्या है, वो कोई सिंगल प्रोप्राइटरी नहीं है, वो क्या है, वो एक ओपन सोर्स है, जिसको हम ले करके इंस्टॉल करके हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको हम चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, बट हेयर यू कैन नॉट मॉडिफाई। उसी लिए अमेज़न ने क्या किया, एक बेस ओएस इमेज को ले लिया,
बेस ऑपरेटिंग सिस्टम को लिया, उसको कस्टमाइज़ किया अपने तरफ से, कस्टमाइज़ करके यहाँ पर HVM फॉर्मेट में हमको दे दिया, HVM फॉर्मेट में हमको वो दे दिया। ओके, नाउ अब उसी फॉर्मेट को लेकर के हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है मैक ओएस ने उसको कस्टमाइज़ करने को नहीं दिया, यानी कि उसका लाइसेंस ये उसी मैक के पास है। जितना बार मैं इंस्टॉल करूँगा हमें मैक यानी कि एप्पल कॉरपोरेशन को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने एप्पल कॉरपोरेशन से कुछ एग्रीमेंट किए हैं उसके अनुसार। तो पैसा क्या AWS देगी? नहीं, वो पैसा देना पड़ेगा हमको। हमको पैसा का क्या देना पड़ेगा, बताते हैं। हमको देना पड़ेगा पहला तो जो सर्वर लेंगे जिसमें CPU, रैम, राइट, स्टोरेज, वो तो देना ही पड़ेगा पैसा। संग में हमारा OS का लाइसेंस का पैसा देना पड़ेगा। विंडोज़ जब हम 11 खरीदते हैं लैपटॉप, तो संग में हमको उसमें OS इंस्टॉल कर देता है, यानी कि लाइसेंस रहता है, जिसका चार्ज जो है लैपटॉप खरीदते समय इंक्लूड रहता है। उसी तरह से हमको तो ये हार्डवेयर देगा ही देगा, संग में OS का भी चार्ज वो इंक्लूड कर लेगा। जब बिल बनेगा, देखिएगा बिलिंग में जाइएगा डिटेल में, तो एवरी एंड ऑफ द मंथ लाइसेंस कॉस्ट एक ऐड करता है, राइट। तो जब भी हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे सोल्यूशन, तो हमको दिखना पड़ेगा कि कस्टमर किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम मांग रहा है। क्या वो फ्री मांग रहा है या वो लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मांग रहा है, यानी कि पेड मांग रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या, ये लाइसेंस नहीं, ये भी लाइसेंस्ड है, लेकिन ये क्या है, ये ओपन सोर्स लाइसेंस है। ये क्या है, ओपन सोर्स लाइसेंस है, बट ये क्या है, प्रोप्राइटरी बेस्ड लाइसेंस है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम फिल्टर करते हैं, यहाँ देखिए दिखा रहा है कैटेगरी। इस कैटेगरी को बहुत ही डिटेल में हमको समझना है। इस कैटेगरी को हमको बहुत ही डिटेल में समझना है। ऑल लिनक्स एंड यूनिक्स बेस्ड जितना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमको यहाँ पर दिखाएगा। ऑल लिनक्स एंड यूनिक्स बेस्ड जितना है हमको यहाँ पर फिल्टर करके देख पाएंगे। देखिए सारा का सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, या तो लिनक्स बेस्ड है या तो यूनिक्स बेस्ड है। ओके, चलिए अब हम देख पा रहे हैं, अगर हम विंडोज़ में क्लिक करें तो वी कैन फिल्टर आउट कि विंडोज़ का ये अपना है, राइट। संग में जैसे फिल्टर हम कर रहे हैं तो हमको तो दिखा रहा है ये क्या है, विंडोज़ का एक वर्जन दिखा रहा है जो कि बेस वर्जन दिखा रहा है। हमको यहाँ दिखा रहा है एक आर्किटेक्चर दिखा रहा है, एक आर्किटेक्चर दिखा रहा है। मतलब जब उसका इमेज लिया गया था तो इस आर्किटेक्चर के सर्वर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया और उसके बाद से उसका इमेज लिया गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस आर्किटेक्चर में लिया गया है बैकअप, यानी कि इमेज बनाया गया है, उसको दूसरे आर्किटेक्चर में रन कराएंगे, क्या वो रन करेगा? वो कभी भी रन नहीं करेगा। अब क्यों नहीं रन करेगा, कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास दो फ़ोन है, एक एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन है और एक फ़ोन क्या है आपका, वो है एप्पल का फ़ोन है, राइट, जो iOS बेस्ड है। तो एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन आता है क्या iOS में इंस्टॉल हो पाएगा, या iOS में जो एप्लीकेशन आता है क्या एंड्रॉयड में इंस्टॉल हो पाएगा? नहीं, उसके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो हार्डवेयर ही अलग है। उसी तरह से ये उसके अंदर अंडरलाइंग जो हार्डवेयर है, जो CPU है, वो जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है, राइट। तो ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट ध्यान क्या देना पड़ेगा, हमारा जो सर्वर है वो लॉन्च हो रहा है वो कौन सा एडिशन में है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कौन सा एडिशन है, डेटा सेंटर एडिशन है, और ये इंग्लिश में है। वो अदर लैंग्वेज में भी अवेलेबल होता है। कौन सा प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, ये विंडोज़ है, राइट। और यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, रूट डिवाइस टाइप क्या होगा, इसमें EBS वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, यहाँ पर HBM टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, राइट। ENA इनेबल्ड, यस। इन्हेंस नेटवर्क अडेप्टर, इन्हेंस नेटवर्क अडेप्टर का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग कोई सर्वर को लॉन्च करते हैं और उस सर्वर का जो कनेक्टिविटी होता है उसको एक्सेस करने के लिए एक नेटवर्क कार्ड होता है। नेटवर्क कार्ड दो तरह से होता है, एक होता है नॉर्मल स्पीड बेस्ड,
एक नॉर्मल स्पीड बेस होता है, एक हाई स्पीड बेस्ड होता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल हम अगर बताएं तो उसका जो एक्सेसिबिलिटी है, उसका बैंडविड्थ जो बोलते हैं, उसको हाई और कम होगा, राइट। जब हम लोग घर में इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं कोई ब्रॉडबैंड का, तो बोलता है ना 100 Mbps का है, 200 Mbps का है, 1000 Mbps का है, राइट। तो मान लीजिए कि आपका 100 Mbps का है, राइट। मान लीजिए कि 100 Mbps का आप लिए हैं, उसको अगर इंटू करेंगे 8 से तो कितना हुआ, ये 800 Mbps, राइट। 800 Mbps हुआ। अगर मान लीजिए कि 1000 Mbps का है तो क्या हुआ, 8 Gbps, 8 Gbps। अगर मेरा बैंडविड्थ जो नेटवर्क कार्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, उसका बैंडविड्थ अगर मान लीजिए कि 1 Gbps रहेगा, और मेरा कोई डेटा का फ्लो अगर मान लीजिए कि इस वे में चल रहा है, 800 Mbps मतलब 8 Gbps में चल रहा है, तो क्या ये लोड हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इनहैंस जो है नेटवर्क अडेप्टर का स्पीड 10 Gbps से ऊपर होता है। इनहैंस नेटवर्क एडेप्टर का स्पीड जो है 10 Gbps से ऊपर होता है, और डिपेंड करता है किस टाइप का हम इंस्टेंस ले रहे हैं। लेकिन ये बता रहा है ओएस कि अगर आप इंस्टेंस लेंगे जिस इंस्टेंस में हमारा इनहैंस नेटवर्क एडेप्टर लगा है, उसको भी ये सपोर्ट करेगा, उसको भी ये सपोर्ट करेगा। इसका मतलब क्या, जो नॉर्मल जो नेटवर्क एडेप्टर वो नहीं चलेगा, हाँ वो भी चलेगा, लेकिन आप जब बड़े साइज का इंस्टेंस लेंगे, लाइक सपोज कि M5X लार्ज, M5 4X लार्ज, जहाँ पर 124 GB मेमोरी होगा, राइट, 32 GB उसका CPU 32 कोर का CPU होगा, राइट, जहाँ पर मतलब कि डेटा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह हो रहा है, ये सब। तो उस केस में हमको जब बड़ा हार्डवेयर लेंगे तो क्या ये सपोर्ट करेगा, ये भी हमको चेक करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम में इशू देखा गया है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम लेते हैं और वह ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटवर्क कार्ड ही हाई कैपेबिलिटी में नहीं रहता है, वो नहीं ले पाता है। तो इन दैट टाइप क्लाइंट का कंप्लेन करता है कि जब मैं सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ, सर्वर में कर्सर बहुत स्लो चल रहा है, राइट, सर्वर सही से नहीं चल, सर्वर बहुत स्लो काम कर रहा है, बट एप्लीकेशन सही काम कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जब सर्वर को लॉन्च करते हैं, लॉन्च करते समय हम लोग इस सब चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, जस्ट क्लिक 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 लॉन्च। तो अभी एक नया सिस्टम आया है, क्लिक ऑप्स। जब आप इंटरव्यू देंगे तो वो पूछता है कि आप क्लिक ऑप्स है या डेव ऑप्स है। मैं काफ़ी देखा हूँ, तो ये इस तरह का नॉलेज रखने वाला बंदा डेव ऑप्स नहीं, क्लिक ऑप्स कहलाता है। क्लियर, तो ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आर्किटेक्चर में। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आर्किटेक्चर, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। ये आर्म आर्किटेक्चर है, राइट। आर्म आर्किटेक्चर क्या है कि यहाँ पर ये हमारा AMD बेस्ड है। क्या है, ये हमारा AMD बेस्ड है, आर्म आर्किटेक्चर के ऊपर में बना। इन्होंने जो AWS ने आर्म आर्किटेक्चर का जो है ये नया डिज़ाइन डेवलप किया, किसके संग मिलकर, अदर जो है वेंडर के संग में मिलकर किया, जो कि अदर जो हमारा आर्किटेक्चर है, जैसे हमारा x86 x आपका 64 बिट का और 32 बिट का, इससे थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस मतलब आपको सेमी वर्किंग कैपेबिलिटी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा कॉस्ट आपको सेव करने को मिलेगा, थोड़ा कॉस्ट आपको सेव करने को मिलेगा। कैसे सेव करने को मिलेगा, अब मान लीजिए कि मैं एक बताया, एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक दुकान ओपन किया, राइट, हमने एक शॉप ओपन किया, किस चीज़ का, गारमेंट्स का शॉप ओपन किया। अब क्या, सारा का सारा सामान मैं खरीद के लाता हूँ बाहर से, ला करके रखता हूँ, दुकान में बेचता हूँ। उसमें से एक सामान हमारा है जो कि मैं मान लिया कि सपोज मान लिया कि मैंने कि जीन्स, उस जीन्स को वह दुकानदार खुद से ही बनाता है, राइट, बट उसका कंपैरिजन जो है मार्केट में जो मिलता है उसके बराबर है। तो क्या प्राइस में कम होगा या ज़्यादा होगा,
अदर ब्रांड की तुलना में, सेम क्वालिटी का अदर ब्रांड की तुलना में क्या प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है, कम होगा। एम आई करेक्ट? अगर आप यस सर। आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज़ चैट में एक बार बता दीजिएगा कि करेक्ट है कि नहीं, राइट? एटलीस्ट तो हम क्लियर इसमें समझ पाएंगे, राइट? चलिए, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम पूरा बारीकी से, कोई यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अब देखिए यहाँ पर दिख पा रहे हैं कि जैसे अगर हम इसको करते हैं मैक, राइट, तो ओनली रिलेटेड टू मैक में ही आ रहा है, ओनली द 3 ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर कि जो कि मैक ओरिएंटेड है। तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा कि इस ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन यहाँ का चूज़ करना पड़ेगा। अब क्लाइंट बोला कि देखिए भैया कि हमको थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करना है, सर्वर तो चलेगा बट हमें कॉस्ट कटिंग करना है। अगर हम बोले कि AWS आर वर्सेस x86 प्राइसिंग, अगर हम करें, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं, देखिए देख पा रहे हैं यहाँ पर 21 और ये 17 सेम जो है हार्डवेयर का फीचर्स हमको मिल रहा है, थोड़ा सा कॉस्ट इसका कम हो रहा है, राइट? 34% लोअर कॉस्ट देन 86। तो जहाँ पर हम लोग कॉस्ट कटिंग का बात हम लोग करते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो है ग्रेविटन प्रोसेसर यानी कि आर्म आर्किटेक्चर का भी यूज़ करते हैं, राइट? तो जब हम सोल्यूशन डिज़ाइन करेंगे, राइट, सोल्यूशन डिज़ाइन के ऊपर में हमको देखना पड़ेगा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है। अब एक यहाँ पर बाउंडेशन है, जब आर्म आर्किटेक्चर जब हम लोग यूज़ करेंगे तो सारा का सारा एप्लीकेशन जो है वो आर्म आर्किटेक्चर बेस्ड नहीं होता है। तो हमें पहले चेक कर लेना पड़ता है कि ये जो एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करने वाले हैं, जो क्लाइंट इसके अंदर इंस्टॉल करने वाला है, क्या वो आर्म आर्किटेक्चर बेस्ड है? तो हमको थोड़ा सा R&D कर लेना पड़ता है। ओके, नाउ x86 या 64 बिट 32 बिट दैट इज़ अ वेरी पॉपुलर। आजकल का जितना हम जो आप लोग इंटेल का लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सारा का सारा क्या है, x86 आर्किटेक्चर के बेस में बना हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अभी मैं इसको अनचेक जैसे करूँगा तो हमको दिखाएगा कि ये कौन कौन सा आर्किटेक्चर में अवेलेबल है, ठीक है ना? बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिया, x86 आर्किटेक्चर को लिया। हम चाहे तो यहाँ पर इस आर्किटेक्चर को भी चूज़ कर सकते थे, ओके, हम चाहे तो इसको भी चूज़ कर सकते थे। तो ये हो गया अमेज़न द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ये चीज़, राइट? अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ से जो मेरा रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशन, हम चाहते हैं कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशन जहाँ पर ऑलरेडी जो है कई सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद हमें वो चीज़ तो मिले। तो क्या होता है कि बहुत सारे बंदा मार्केट में अवेलेबल है AWS का मार्केट में, जो क्या करता है एक सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम को लेता है, लेने के बाद उसके अंदर में कोई थर्ड पार्टी सॉल्यूशन वहाँ पर डालता है, राइट? डालने के बाद क्या करता है कि वो हमें सेल कर देता है ताकि हम उसको लॉन्च करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, हमको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं करना पड़ता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो सपोज़ मैं चाहता हूं कि एक वर्डप्रेस सर्वर को सेटअप करना, मैं चाहता हूं कि वर्डप्रेस सर्वर को सेटअप करना। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वर्डप्रेस जा जाकर बार बार हम क्या करें कि उसको पहले इन सर्वर लॉन्च करेंगे, राइट? सर्वर लॉन्च करने के बाद पैकेजेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, पैकेजेज इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद से हम कॉन्फ़िगरेशन है, वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, SSL कॉन्फ़िगरेशन है और ढेर सारे कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब सेट करेंगे। हमको उतना नहीं आता है, हम चाहते हैं कि सब कुछ सेटअप किया हो, बना बनाया चीज़ हमको मिल जाए, तो हमको मार्केट प्लेस से परचेज करना पड़ता है। एग्जाम्पल सिंपल कि मान लीजिए कि आप पिज़्ज़ा बनाना है आपको, या तो घर में बनाइए या तो परचेज करके लेके आइए। घर में बनाइएगा तो कम खर्चा पड़ेगा, मार्केट से बुलाइएगा तो बढ़िया भी रहेगा, सब कुछ किया। जिस अगर आपको नहीं बनाने आता है तो मार्केट से जाइए, उसको परचेज करके लेके आइए। सेम उसी तरह से यहाँ पर है, या तो सर्वर आप खुद से आप सेटअप कीजिए पूरा का पूरा एज़ पर योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, या कोई बंदा का सेटअप करके रखा है आप उससे परचेज कर लीजिए और उसको रन करा दीजिए। जैसे कि मार्केट से आइए, पिज़्ज़ा लेके आइए और खाना शुरू कीजिए,
करेक्ट। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी बेहतरीन है। तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर वर्ड प्रेस इंटर मारूंगा यहाँ पर, तो देखिए सर्च करके दिखाएगा कि वर्ड प्रेस से रिलेटेड कितने सारे सर्वर ऑलरेडी कस्टमाइज है। देखिए दिखा रहा है वर्ड प्रेस ऑन उबंटू ऑलरेडी कस्टमाइज है, वर्ड प्रेस ऑन अमेजन 2023 ऑलरेडी कस्टमाइज है। बट ये जो कस्टमाइज है, ओके स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो जैसे मैं बोला कि ये जो ऑलरेडी कस्टमाइज है, तो कस्टमाइजेशन के लिए तो कुछ चार्ज लगेगा, तो यहाँ पर चार्ज का यहाँ पर डिटेल दिया गया। यानी कि हम देख रहे हैं मार्केट प्लेस में भी है, लेकिन वो फ्री में देख रहे हैं, $0 पर आवर फ्रॉम $0 पर ईयर, तो ये हमको फ्री में है, राइट। अब ऐसे अगर जाएंगे तो कुछ कुछ जो है हमारा पेड मिलेगा। वर्डप्रेस का सारा हमारा क्या है, फ्री में। यहाँ पर भी फ्री दिखा रहा है, फ्री यूसेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा अलग का है, वर्डप्रेस विथ ओपन लाइट स्पीड एंड लाइट स्पीड केज ऑलरेडी कन्फिगर किया हुआ है, जो कि इंटरप्राइज लेवल में है। तो ये ले रहा है कि $0.01, राइट, पर आवर, $0.01 पर आवर फॉर द सॉफ्टवेयर, यस। राइट। बट AWS का यूज़ क्या है, वो जो फीस लगेगा वो आपको फीस लगेगा, बट इसके लिए वो क्या ले रहा है, एक सॉफ्टवेयर का चार्ज अपना अलग से ले रहा है, यानी कि उसके अंदर कुछ कस्टमाइज किए गए हैं, राइट, ओके। बट क्या दिखा रहा है, फ्री ट्रायल में अवेलेबल है। मतलब जो होता है ना कि आपका कुछ दिनों के लिए फ्री रहता है, उसके बाद चार्ज लग जाता है, तो वो उस फैसिलिटी में हमको मिलेगा। इसमें क्या क्या चीज़ है देखिए, डिटेल में दिखाया गया है कि इसके अंदर में क्या है, पैकेज सॉफ्टवेयर रहेगा, एडिशनल चार्ज अप्लाई, इमेज मेंटेन बाय द लाइट स्पीड टीम। जो आप इमेज बनाएंगे, इसको बनाएंगे, ये लाइट स्पीड टीम उसको मेंटेन करेगा। ओपन लाइट स्पीड इज़ द ओपन सोर्स एडिशन लाइट स्पीड वेब सर्वर इंटरप्राइज। और क्या है, लाइट स्पीड वेब सर्वर क्या है, वो हमारा इंटरप्राइज है। contain all of the essential features including HTTP3 support, OLS provided इनमें से ये सब और सब बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम टाइम हम लोगों को करना पड़ता है VPN, राइट। VPN सर्वर अगर हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पर देखा है मार्केट प्लेस से हमको लेना पड़ता है, VPN सर्वर हमको मार्केट प्लेस से लेना पड़ता है, जिसका कुछ चार्ज पड़ता है, देख पा रहे हैं। 10 कनेक्टेड डिवाइस, राइट, उससे भी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार लेता है। लेकिन बहुत सारा VPN का है यहाँ पर। अब बहुत सारा क्या है, हमको कभी कभी फायरवॉल भी लेना पड़ता है, फायरवॉल डिवाइस भी लेना पड़ता है। तो फायरवॉल डिवाइस 48 का यहाँ पर है, राइट, ये चार्ज है। फायरवॉल मतलब सिक्योरिटी, जब AWS का कुछ सिक्योरिटी वगैरह करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है थर्ड पार्टी, देन वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्री डिफाइंड क्या है, इमेज। लेकिन क्या हम ऐसा बना सकते हैं? हाँ जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नेटवर्किंग का, सिक्योरिटी का इन डेप्थ नॉलेज होने चाहिए, राइट। लेकिन लोगों ने क्या किया कि ऑलरेडी सेटअप कर दिया है, जस्ट आपको मॉनिटर करना है, काम करना है। कुछ इशू आएगा तो इसका जो सपोर्ट टीम है फोर्टिनेट का, आपको उसमें हेल्प करेगा। तो ये इसको हम बोलते हैं मार्केट प्लेस AMI, इसको बोलते हैं मार्केट प्लेस AMI। चलिए क्लिक किया मैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, कम्युनिटी AMI। कम्युनिटी मतलब जो कि फ्री में अवेलेबल है, कम्युनिटी मतलब जो कि फ्री में अवेलेबल है। कम्युनिटी AMI में क्लिक किया और यहाँ जा कर के मैं यहाँ पर लिखा VPN। तो VPN के लिए कुछ है, हाँ VPN के लिए बहुत सारा बना हुआ है जो कि फ्री में हमें अवेलेबल। कम्युनिटी मतलब किसी ने क्या किया कि OS को लॉन्च किया, उसके अंदर में उस तरह का सेटअप किया जो चाहिए हमको, एप्लीकेशन सेटअप करने को उसका एक इमेज बनाया और डाल दिया कम्युनिटी में, वहाँ से आप उसको यूज़ करके आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर पेड भी है, यहाँ पर फ्री भी है कस्टमाइजेबल, और अमेजन का भी है। तो तीनों चीज़ हमको क्लियर हो गया। एक चीज़ हमें क्या है कि माई AMI मतलब ये हुआ कि हमने सारा का सारा जो है इमेज क्रिएट किया, उसके अंदर में उससे हमने OS लॉन्च किया। OS लॉन्च करने के बाद कुछ नेसेसरी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन मैंने सेटअप किया। सेटअप करने के बाद हमने उसका इमेज लेकर के रख दिया ताकि बाद में हम उसका यूज़ कर पाएँ।
राइट। व्हेन वी विल यूज द टेराफॉर्म, वहाँ पर हम कंपनी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होगा कि भाई हमारा ये वर्डप्रेस है और इस वर्डप्रेस में ये चीज़ हमारा पहले से होना चाहिए, ये यूज़र होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए रेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी EMI लेकर रखा होगा, वहाँ से जस्ट EMI का ID लेंगे, डालेंगे और विद इन अ मिनट सर्वर लॉन्च, राइट। कस्टमाइज सर्वर लॉन्च होगा, सारा सेटअप वगैरह रेडी है। यह हम खुद के लिए, खुद के सेफ्टी के लिए बैकअप लेकर रखेंगे इमेज का, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ इशू आए तो उसका हम रिस्टोर कर पाए या उससे एक नया और सर्वर क्रिएट कर पाएँ। उसके लिए हम माई EMI का यूज़ करते हैं। क्विक EMI मतलब जो कि AWS का बना हुआ है, वहाँ से हम यूज़ करेंगे, राइट। माई EMI मतलब जो हमने बनाया है उसका यूज़ करेंगे, राइट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑलरेडी मेरा बना हुआ है इमेज वेब सर्वर का, राइट। कब बना है, एक टाइम दे दिया गया 15/01/2024 को बना हुआ है, राइट। तो ये हमको समझ में आ गया, ओके फाइन। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अब हम मान लीजिए कि हम यहाँ क्लिक करते हैं और करने के बाद मैं अभी फ़िलहाल लेता हूँ अमेजन मशीन इमेज, ओपन वीपीएन ना सर, वीपीएन एक, का। हाँ मैं अभी सिंपल लेता हूँ, राइट। तो हम लोग का लिनक्स सर्वर लॉन्च करना है तो इसको मैं चूज़ करूँगा। अब देखिए क्या है, दो आर्किटेक्चर है, इसमें से ओके। मैं ले लिया, ये वाला लिया। चलिए, तो हमको ये समझ में आ गया कि कौन सा हम यहाँ से इमेज लेंगे। जैसे हम इमेज को चूज़ किए तो यहाँ पर दिखा दिया कौन सा कैटेगरी है, पब्लिश्ड, कब ये पब्लिश्ड हुआ था, तो 1/2024, 1/2024 को पब्लिश हुआ था। टाइम भी दे दिया गया है, कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और उसका रूट वॉल्यूम का टाइप क्या होना चाहिए, सारा का सारा चीज़ हमें दिखा दिया। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पर इंस्टेंस टाइप। क्लाइंट बोलेगा कि भाई हमें 2 GB रैम के साथ, राइट, और 2 CPU के साथ चाहिए हमें सिस्टम। एक्चुअली कोई भी हार्डवेयर डिफाइन करते हैं हम लोग CPU और मेमोरी के अनुसार, तो हमें चाहिए, तो यहाँ पर CPU टाइप चूज़ करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैं दिखाया था कि अलग अलग जो है पर्पज़ के लिए हम लोग अलग अलग इंस्टेंस, अलग अलग CPU का टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, T3 माइक्रो में क्या है, 2 vCPU 1 GB मेमोरी, 2 vCPU 1 GB मेमोरी, राइट। जनरेशन क्या है, ये करेंट जनरेशन के लिए है, करेंट जनरेशन के लिए है। इसका चार्ज देख रहे हैं, चार्ज क्या दिखा रहा है यहाँ पर, लिनक्स के लिए ये इतना चार्ज है पर आवर का, और ये सूजे के लिए इतना है, ऑन डिमांड के लिए इतना है, विंडोज़ के लिए इतना है, राइट। ऑन डिमांड लिनक्स बेस के लिए इतना है, ये चार्ज है। बट हमारा क्या फ्री टायर में अवेलेबल, जैसे फ्री टायर ख़त्म होगा तो उसके लिए चार्ज करना शुरू करेगा, राइट। किसके लिए, वो मेमोरी एंड CPU के लिए चार्ज करेगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वेरी इजी लाइन। चलिए, यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है कंपेयर इंस्टेंस टाइप। अब यहाँ पर इंस्टेंस टाइप हम क्लिक करेंगे तो बोले T2 माइक्रो में हम क्लिक किए, क्या है इंस्टेंस टाइप, T3 माइक्रो है, तो T3 सीरीज़ का है ये। कितना vCPU है, 2 vCPU है। आर्किटेक्चर कौन सा है दिखा दिया, मेमोरी भी दिखा दिया और स्पीड दिखा दिया। देखिए अप टू 5 GB, अप टू 5 GB है, राइट। यानी कि उस स्पीड में आप नहीं इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका स्पीड 10 GB में चाहिए तो उसका यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग यहाँ पर है, देखिए, ठीक ना। देख रहे स्पीड, अलग अलग स्पीड दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ हमारा एक फैसिलिटी आ गया। अब हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। मैंने यहाँ पर बोला कि भाई हमको कोड भी दिखाओ, सबमिट मैंने किया तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कोड दिखा रहा है, देख रहे हैं ना, ये कोर और vCPU में अंतर है, कोर और vCPU में अंतर है, जिसका डिटेल में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ, राइट।
अगर नहीं बताया हूँ तो इसका फाइंडिंग करके आप हमें बताइए, राइट। आप चैट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। या आप स्टडी करके भी हमको नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये तो मैंने देख लिया और ये मैं सेलेक्ट भी कर लिया। ओके, मैंने क्या सेलेक्ट किया, ओके। तो हमें ये सिलेक्ट हो गया, राइट। अब बात आता है कि की पेयर का बात आता है, राइट, कि की पेयर एक्चुअली क्या है। सो व्हाट इज़ द की पेयर? की पेयर क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन की पेयर के बारे में? हाँ, की पेयर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। Hello, am I audible, sir? यस यस। Yes. Key pair is, sir, one authentication key that we will use here as a key pair. अब करेक्ट एक करेक्ट। की पेयर बनाएंगे जो कि एक एक्चुअली एक प्राइवेट की रहेगा that will be attached that will be provided from the AWS. When we connect it to the EC2 instance, that time this private key will be required to authenticate the EC2 instance. ओके ओके, ठीक है। तो की पेयर जो है दो तरह का होता है, एक पब्लिक की पेयर होता है, एक प्राइवेट होता है। एक पब्लिक की होता है और एक प्राइवेट होता है, राइट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन Yes. पब्लिक एंड प्राइवेट? सर Uh, व्हाट इज क्या? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक की एंड प्राइवेट की? चलिए मैं बताता हूँ, ठीक ना। देखिए डिफरेंस क्या है, देखिए कि मैं एक पहले एग्जांपल देता हूँ। आपका घर है, घर में आप उसको सिक्योर रखने के लिए क्या करते हैं? लॉकर लगाते हैं, ताला, राइट। और ताला में एक चाबी होता है, राइट। तो ताला क्या हुआ, सभी कोई को दिखाई देता है, घर का ताला जितने रास्ते में वो पब्लिक जाएंगे उसको दिखाई देगा। क्या वो ओपन कर पाएगा? नहीं ओपन कर पाएगा। उसको ओपन करने के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए, जो कि प्राइवेट रहता है हर बंदा के पास, जो बंदा उसका मालिक है, राइट। या हम जिसको चाबी देंगे वही ओपन कर पाएगा। उसी तरह से सर्वर में हमें पास दो की मिलता है, एक मिलता है पब्लिक, एक मिलता है प्राइवेट। तो पब्लिक क्या होता है कि उस सर्वर के अंदर में अटैच रहता है, और प्राइवेट की क्या होता है कि हम उसे यहाँ पर क्रिएट करके डाउनलोड करते हैं। अब दोनों का कॉम्बिनेशन मैच करेगा तभी हम सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे, कॉम्बिनेशन मैच नहीं करेगा तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन ये होता है कि पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर SHA एक एल्गोरिदम होता है, राइट। उस एल्गोरिदम से हम क्या करते हैं कि उसको पासवर्ड देते हैं या कनेक्टिविटी कराते हैं। तो प्राइवेट की जब हमारे पास होगा तो प्राइवेट की के थ्रू हम क्या करेंगे? सर्वर के अंदर में लॉगिन करेंगे। सर्वर में लॉगिन करने के लिए हमारे पास की रहना चाहिए, अदरवाइज हम लॉगिन नहीं करेंगे। ये AWS का फीचर्स बना हुआ है कंसोल लेवल में। तो क्या हम सर्वर लेवल में नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे सर्वर लेवल में, लेकिन ये चूंकि ये कॉमन चीज़ है तो फर्स्ट टाइम एक्सेस करना पड़ेगा, तो आपके पास तो कुछ होना चाहिए, क्रेडेंशियल। तो हम पासवर्ड के थ्रू अगर एक्सेस करते हैं तो दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज, उतना सिक्योर नहीं होता है। लेकिन की के थ्रू जब एक्सेस करते हैं दैट इज़ अ वेरी वेरी सिक्योर, राइट। उसीलिए AWS ने अपना कंसोल में ऐसा डिज़ाइन कर दिया कि देखिए भैया, जो आप इमेज ले रहे हैं उसका एक पब्लिक की ऑटोमेटिक बनेगा जो सर्वर में अटैच होगा, और प्राइवेट की आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। हाउ यू विल क्रिएट द प्राइवेट की? यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं और करते हैं न्यू टैब। राइट क्लिक करते हैं, करते हैं न्यू। अच्छा, न्यू ऐसे नहीं आ रहा है तो जस्ट हमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम देते हैं टेस्ट हाइफन वेब सर्वर। देखिए
अभी भी बताया था ना, एक RSA एल्गोरिदम है यहाँ पर, राइट। SSH एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है RSA इंक्रिप्टेड प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर, इस टेक्नोलॉजी से ये इंक्रिप्टेड होगा। अब चाहे तो आप इस टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, दैट इज़ अ अनदर टेक्नोलॉजी, राइट, या आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये प्राइवेट की जो फॉर्मेट है, हमें दो फॉर्मेट में मिलता है। प्राइवेट की जो फॉर्मेट है वो दो फॉर्मेट में मिलता है, एक मिलता है .pem, एक मिलता है .ppk। एक होता है .pem, एक होता है .ppk। .pem का यूज़ हम करेंगे जब हम इस सर्वर को एक्सेस करेंगे थ्रू द ओपन SSH और थ्रू द कमांड लाइन। जब हम सर्वर एक्सेस करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर के द्वारा, जैसे कि पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम एक्सेस करेंगे, देन वी हैव टू चूज़ द PPK। अगर हम कमांड लाइन या कमांड लाइन ऐसे टूल अवेलेबल है उसके थ्रू एक्सेस करेंगे, देन वी हैव टू चूज़ द .pem। तो यहाँ पर बहुत ही बारीकी से क्लियर होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स क्रिएट अ की पेयर। जैसे हम की पेयर क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर के सेव हो जाएगा। कैसे हम इसका यूज़ करेंगे हम थोड़ी देर में समझेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर क्रिएट किया और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी हो गया। नाउ आते हैं नेटवर्क सेटिंग में। नेटवर्क सेटिंग में क्या है, यहाँ पर नेटवर्क दिया हुआ है, नेटवर्क का आईडी दिया हुआ है, सबनेट दिया हुआ है। सबनेट का आईडी कुछ प्रेफर नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी ये हमारा इनेबल है। क्यों इनेबल है? वाई, बिकॉज हमने एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क को लिया है। जब कस्टम नेटवर्क का जब हम लेंगे तो हमारा ये ऑप्शन इनेबल नहीं रहेगा, हमको मैनुअली इनेबल करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि VPC एक्चुअली में होता क्या है। VPC एक्चुअली में होता क्या है? यू कैन सी दिस इज अ डैशबोर्ड ऑफ द VPC। तो इसके अंदर में कितने सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, राइट। यहाँ पर VPC दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नेट गेटवे दिखाई दे रहा है, सबनेट है, पियरिंग है, राउटेबल है, राइट, नेटवर्क ACL है, इंटरनेट गेटवे है, सिक्योरिटी ग्रुप है, इनग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे है, कस्टम गेटवे है, DCP है, बहुत कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब हमें हर ऑप्शन के बारे में नॉलेज होना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे, राइट। बट इसको हम डिटेल में कवर तब हम करेंगे जब हम आने वाले समय में VPC का हम लोग अलग से क्लास करेंगे, राइट, उस तब करेंगे हम लोग। चूँकि यहाँ पर अगर VPC में हम गए तो यहाँ पर पहले ऑलरेडी यहाँ पर एक VPC बना रहता है, जो कि AWS की तरफ से हर रीजियन में अपना एक डिफ़ॉल्ट VPC क्रिएट रहता है, राइट। जो डिफ़ॉल्ट VPC रहता है उसमें केवल और केवल जो है पब्लिक सबनेट रहता है। केवल और केवल क्या होता है, वो पब्लिक सबनेट रहता है, यानी कि वह सिंगल टायर एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। वह सिंगल टायर एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। जब मल्टी टायर एप्लीकेशन या 2 टायर एप्लीकेशन, 3 टायर एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। इन दैट टाइम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम VPC क्रिएट करना पड़ेगा। उसके कस्टम जो है हमें अलग अलग तरह का सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे जो जो रिक्वायरमेंट है उसको अटैच करना पड़ेगा, राइट। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि हम लोग डिफ़ॉल्ट को लेंगे, राइट। डिफ़ॉल्ट जब लेते हैं, देयर इज सम फीचर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो यहाँ पर हम लोग क्या सा नेटवर्क लिए हैं, यहाँ पर लिए डिफ़ॉल्ट नेटवर्क हम लिए हैं, जिस कारण से ये ऑटोमेटिक इनेबल्ड है। लेकिन कस्टम लेंगे तो इनेबल नहीं है। इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है अगर हमें प्राइवेट सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा तो क्या डिफ़ॉल्ट VPC में लॉन्च कर सकते हैं? व्हाट इज योर आंसर नाउ? आंसर आपका क्या होगा, आप हमें चैट में बताइए। सर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें पब्लिक आईपी हमें मिलेगा और पब्लिक आईपी पे हम अपना मतलब जो प्राइवेट अगर हमें कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है तो हमें आईपी भी प्राइवेट होना चाहिए ताकि वो आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्टेड ना हो पाए डायरेक्टली। करेक्ट, करेक्ट।
तो इसका मतलब जो सर्वर लॉन्च हो रहा है पब्लिक में, तो क्या उसको प्राइवेट आईपी नहीं मिलेगा? प्राइवेट आईपी मिलेगा, प्राइवेट आईपी मिलेगा, पब्लिक भी लेकिन मिलेगा। लेकिन पब्लिक भी मिलेगा, प्राइवेट भी मिलेगा, लेकिन फ्रंट में क्या रहेगा, हाँ। उसका पब्लिक रहेगा। राइट। यस। चलिए, सो अब आते हैं नीचे नेक्स्ट, फायरवॉल में। राइट। देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फायरवॉल वी कैन यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ फायरवॉल वी कैन यूज इन अ AWS। तो सबसे जो पहला जो फायरवॉल हम लोग यूज़ करते हैं, जो लिनक्स हो या विंडोज़ हो, राइट, लिनक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल उसके अंदर में रहता है। राइट। फायरवॉल इन अ लिनक्स, फायरवॉल वॉल इन, सपोज लिनक्स मैंने डाल दिया, ठीक ना। देखिए, लिनक्स में ऑलरेडी एक फायरवॉल लगा रहता है, वो होता है इनसाइड द सर्वर, जिसको हम लोग बोलते हैं फायरवॉल डी, जिसको बोलते हैं फायरवॉल डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? डी मतलब होता है डेमन, डी मतलब होता है डेमन। राइट। डेमन मतलब क्या हुआ, अब ये भी समझने वाली बात है। फायरवॉल डी हम बोल दिए, फायरवॉल का मतलब सर समझ में आ फायरवॉल गया, सर्विस। लेकिन डेमन का मतलब क्या हुआ? डेमन मतलब ये हुआ, सर्विस। इट इज़ अ रन लाइक अ सर्विस, करेक्ट। राइट। सर्विस के तौर पर, जिसको हम लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। राइट। सो स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जो होता है हमारा, ये डेमन क्या हुआ, एक एप्लीकेशन चल रहा है, वो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, बट प्रोसेस क्या है, उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में कोई एक प्रोसेस चलता है जो कि एक पर्टिकुलर पोर्ट में चलता है। राइट। तो हमारा HTTPD जो प्रोसेस चलता है वो दो पोर्ट में चलता है, डी बाई डिफ़ॉल्ट 80 और 443। राइट। 80 और 443। तो यह हमको समझ में आ गया। तो क्या विंडोज़ के लिए भी होता है? हाँ, विंडोज़ के लिए भी होता है। फायरवॉल ऑन विंडोज़, फायरवॉल ऑन विंडोज़, यस ठीक सर। ना। हम लोग फायरवॉल देखते हैं ना, ऐसा जब जा करके जाते हैं तो हमको दिखाई देता है। राइट। इस तरह का अगर हम यहाँ पर सर्च करें तो यू कैन सी माई लैपटॉप में फायर वॉल, देखिए दिखा रहा है ना फायर वॉल ऑलरेडी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हम देख पाएंगे कि मेरा फायर वॉल यहाँ पर है। राइट। मेरा फायर वॉल यहाँ पर है। राइट। नाउ, तो क्या हम जो यहाँ पर लॉन्च करेंगे, जो भी हम AWS में जो लॉन्च करते हैं सर्वर, ऑलरेडी उसका सर्वर एंड में जो फायरवॉल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन किए जाते हैं ऐसे कि सर्वर के अंदर में जो फायरवॉल है बाय डिफ़ॉल्ट क्या इनेबल होता है कि नहीं। राइट। तो आंसर इज़ कि जितने सारे अमेज़न में हम सर्वर लॉन्च अभी करते हैं वो उसके अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या रहता है, डिजेबल रहता है, हमको मैनुअली इनेबल करना पड़ता है। तो इसका सिक्योरिटी का क्या, सिक्योरिटी का क्या, तो सिक्योरिटी का क्या, उसके लिए सर्वर के ऊपर में, सर्वर के ऊपर में नेटवर्क में लेवल में हमको एक सिक्योरिटी मिलता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर फायरवॉल, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर फायरवॉल ऑन द सर्वर। ओके। सिक्योरिटी ग्रुप, अब भैया सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, समझ में आ गया। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, एक फायरवॉल है जो कि सर्वर के बाहर, अब इसके ऊपर भी फायरवॉल, हाँ इसके ऊपर में भी फायरवॉल हम लगाते हैं, जिसको बोलते हैं वेब बोलते हैं। राइट। वेब के ऊपर में भी लगाते हैं, हाँ वेब के ऊपर में भी लगाते हैं, जैसा अभी बताया कुछ देर पहले दिखाया फायरवॉल डिवाइस Fortinet का मैं दिखाया। तो ऐसे मल्टीपल जो है फायरवॉल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिक फंडामेंटल के लिए हम लोग जो है सिक्योरिटी ग्रुप को यूज़ करते हैं। राइट। अब सिक्योरिटी ग्रुप को जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, क्या पहले से आपको फायरवॉल बना हुआ है ना आप नया बनाएंगे, क्या पहले से बना हुआ है या आप नया बनाएंगे। अगर आप नया क्रिएट करेंगे तो इसका नाम क्या रहेगा, ये नाम रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, ये नाम रहेगा। अगर पहले से बना हुआ है तो आप क्लिक करके आप उसको चूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में नाम यस दिखा यस। देगा। राइट।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी के लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं, आने वाले समय हम बनाएंगे, आने वाले समय हम लोग बनाएंगे, राइट। चलिए रखते हैं डिफ़ॉल्ट। अब मैं बोला कि ये जो फायरवॉल जो है बाय डिफ़ॉल्ट तो सब कुछ ब्लॉक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो सब कुछ ब्लॉक है, क्या हम इसमें अलाउ करेंगे? तो हम बोलेंगे कि सर्वर को तो पहले तो हमको एक्सेस करना पड़ेगा भैया, एक्सेस करेंगे तभी तो उसके अंदर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे, उसको हम डेटाबेस बनाएं, हाँ उसको हम वेब सर्वर बनाएं, राइट, उसको हम एप्लीकेशन सर्वर बनाएं, दैट इज़ द सेकेंडरी पार्ट। पहले तो उसको सर्वर को एक्सेस करना पड़ेगा। तो कौन सा सर्विस के थ्रू हम एक्सेस करते हैं सर्वर को? लिनक्स सर्वर को एक्सेस करते हैं SSH सर्विस के थ्रू। किसके थ्रू एक्सेस करते हैं लिनक्स को? SS सर्विस के थ्रू करते हैं, राइट। तो हमको अगर करना पड़ेगा विंडोज़ को, तो कौन सा सर्विस के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं? किसी को पता है तो हमको थोड़ा बताइए। आप आंसर जो है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, नो इशू, या आप हमें बता भी सकते हैं। नहीं पता है तो भी बताइए। सर एक बार क्वेश्चन फिर से पूछेंगे तो? मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लिनक्स सर्वर को रिमोटली एक्सेस करते हैं तो हम SSH के थ्रू एक्सेस करते हैं, बट विंडोज सर्वर के जब रिमोटली एक्सेस करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? RDP, रिमोट कनेक्शन। RTP के थ्रू हम लोग करते हैं, राइट, RTP के थ्रू करते हैं। चलिए बढ़िया है। अब हमने बोला कि देखिए जो सर्वर हम किए तो ये हमने सेटअप कर लिया। अब बोला सर्वर को आप एक्सेस कहाँ से करेंगे, एक्सेस कहाँ से करेंगे? तो मैं बोला कि सर्वर को एक्सेस हम कहीं से भी कर सकते हैं, इट इज़ ओपन टू ऑल, कहीं से भी कर सकते हैं। तो अगर मान कहीं से भी करेंगे तो 0.0.0 या 0.0.0/0 इसका मतलब होता है वर्ल्ड इंटरनेट एक्सेस, थ्रू द इंटरनेट एक्सेस एनीवेयर। तो क्या ये सेफ़ है? ये सेफ़ नहीं है, ये नहीं है। सेफ़ नहीं है। हम क्या करेंगे कि कस्टम भी दे सकते हैं। कस्टम मतलब हम बोलते हैं देखिए भैया मेरा लैपटॉप का IP एड्रेस ये है, या मेरा ऑफिस का नेटवर्क का एड्रेस ये है, राइट। नेटवर्क एड्रेस डाल सकते हैं या एक सिंगल लैपटॉप का यानी क्लाइंट से जहाँ से एक्सेस करेंगे उसका आप ये डाल सकते हैं, राइट। अगर हम चेक करेंगे व्हाट्स माई IP, अगर हम चेक करेंगे व्हाट्स माई पब्लिक IP, तो हमको दिखा देगा भाई मेरा पब्लिक IP क्या है। हाँ सर। सिंपल, ये बता दिए। मैंने बोला इसको कॉपी कर लो भैया, यस सर। इसको कॉपी कर लो, ठीक ना, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करता हूँ, मैं बोला कि यहाँ जा कर के कि भाई हम इसी के थ्रू एक्सेस करेंगे, बट इसके थ्रू जब एक्सेस करेंगे तो देन वी हैव टू गिव द 32। अब 32 हम लोग क्यों देंगे /32? ये हमारा सबनेट का लास्ट होता है, सबनेट, राइट। CIDR का जो है आपका वैल्यू जो दिए हम जो है लास्ट वैल्यू होता है, जो डिनोट करता है कि एक ही हमारा IP एड्रेस है, तो केवल और केवल इस IP एड्रेस से हम इसको एक्सेस करेंगे। तो एक सर्वर का IP एड्रेस से करना है /32 देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम बोले मेरा ऑफिस का नेटवर्क क्या है 10.0.0.0/8, तो हमारे ऑफिस में जितने सारे IP एड्रेस होंगे जो कि 10.1.1.1, 10.1.2.1, 10.1.3.1 ऐसे होगा, तो सारे 10 के बाद जितने होंगे उस सारे से कनेक्ट होंगे। मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। इसका एक और फीचर्स है माई IP एड्रेस, ये ऑटोमेटिक ढूंढ करके ऐड कर देगा, ऑटोमेटिक ढूंढ करके ये ऐड कर देगा। देखिए ऐड कर दिया ऑटोमेटिक ढूंढ करके, जो हम लोग यहाँ से हम लोग किए थे व्हाट्स माई IP एड्रेस, जो कि AWS के अंदर में एक फीचर्स दिया गया है माई IP, ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा, करके आपको यहाँ पर दे देगा। अब आते हैं HTTP HTTPS, ये हमारा नेक्स्ट लेवल में हम समझेंगे, यानी कि और कुछ पोर्ट के अलाउ करना है तो हम लोग यहाँ नहीं, हम लोग मैनुअल अलाउ करके चेक करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टोरेज पार्ट में, दैट इज स्टोरेज पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरेज पार्ट में क्या है देखिए, AWS में अलग अलग तरह का स्टोरेज है, AWS में अलग अलग तरह का स्टोरेज है। SSD भी है यहाँ पर, इसको बोलते हैं जनरल पर्पस, राइट, यूएसबी, राइट। इसके अलावा और भी है स्टोरेज,
और क्या स्टोरेज है। अगर हम ऐड न्यू वॉल्यूम में क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए SSD, यहाँ पर जनरल पर्पज़ 3 2। अब एक और डिवाइस है आईओप्स रिलेटेड डिवाइस, जिसमें इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन काफ़ी स्पीड में होता है, राइट। उसके लिए यहाँ पर है IO2, यहाँ पर भी है कोल्ड हार्ड डिस्क भी है, हाँ थ्रूपुट हार्ड डिस्क भी है, और मैग्नेटिक हार्ड डिस्क भी यहाँ पर। इतने तरह का डिवाइसेस यहाँ पर है। अब क्या होता है SSD, क्या होता है IOPS बेस्ड SSD, जनरल SSD क्या होता है, राइट, और कोल्ड SSD क्या होता है। जब आप स्टोरेज की क्लास पढ़ रहे होंगे, राइट, वहाँ पर हम डिटेल बातें कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा सिंपल शॉर्ट में बता देता हूँ कि SSD जनरल पर्पज SSD जो होता है वो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एंड सिंपल जो सर्वर लॉन्च करते हैं तो हम SSD में ही करते हैं। और रूट वैल्यूम जब हम लेते हैं, रूट वॉल्यूम में केवल और केवल SSD ही लेते हैं। एडिशनल कोल्ड हार्ड डिस्क मतलब पहले के ज़माने में जो हार्ड डिस्क हुआ करता था SSD के पहले, वो हार्ड डिस्क हम लोग यूज़ करते हैं। थ्रूपुट वाला भी सेम ही केस है। मैग्नेटिक मतलब जो टेप हम लोग यूज़ करते थे स्टोरेज करने के लिए, तो टेप वाला यहाँ पर यूज़ होगा, राइट। चलिए, तो हम इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ अब क्या है, डिजेबल है, देख रहे हैं यहाँ पर ये सब चीज़ दोनों डिजेबल है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पड़ता है कि क्या हम कोल्ड SSD को एज अ रूट वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। आंसर इज नो। तो हम ये GP3 ले लिए, लेने के बाद और अगर एडिशनल हमको ऐड करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके हम एडिशनल ऐड कर सकते हैं, एडिशनल ऐड कर सकते हैं, राइट। नाउ अब हम यहाँ पर नीचे में क्लिक किए एडवांस फीचर्स। अब एडवांस में फीचर्स में क्या दिखा रहा है, देखिए हमारा जो सर्वर है क्या वो डोमेन में ज्वाइन करेगा, दैट वी हैव टू डिफाइन। ओके, हाँ, इसको हम लोग बोले इनेबल कर सकते हैं। नहीं, डोमेन ज्वाइन मतलब क्या हुआ, अगर हमारा सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी के लिए है, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ ऑल सर्वर, राइट। उसके लिए तो एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ होता है, एक्टिव डायरेक्टरी हमारा होता है वो होता है विंडोज़ सर्वर में। एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ होता है, वो होता है विंडोज़ सर्वर में। तो विंडोज़ सर्वर के लिए ऑप्शन ये काम आता है। मैं चाहता हूँ सर्वर लॉन्च हो और वो सर्वर के संग कनेक्ट हो जाए, राइट, डोमेन में कनेक्ट हो जाए, देन वी हैव टू यूज़ दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन, राइट। इमेज बोला IAM प्रोफाइल, IAM प्रोफाइल मतलब यहाँ से हम लोग IAM का प्रोफाइल ले सकते हैं। व्हाट प्रोफाइल वी कैन ले सकते हैं, मैं बोला कि इस सर्वर को ऑटोमेटिक एक रोल मिल जाए जो S3 का एक्सेस हो, ताकि जो भी बैकअप हो ऑटोमेटिक बैकअप जो है वो S3 में चला जाए। तो वी हैव टू प्रोवाइड द रोल, वी हैव टू प्रोवाइड द रोल, ठीक ना। यह हमें बोला यहाँ पर और बहुत सारा एक्सेस है, SSM EC2 एक्सेस, तो मैं यहाँ पर SSM एक्सेस दे दिया ताकि हम इसको कंसोल के थ्रू एक्सेस कर पाए, SSM के थ्रू हम एक्सेस कर पाए। तो रोल हमें देना पड़ेगा, अगर रोल हम नहीं देंगे तो SSM के थ्रू हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, नाउ अब रोल के बारे में भी हम लोग बात किए थे, लास्ट क्लास में बताए थे रोल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको पॉलिसी कैसे अटैच करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर पॉलिसी ऑटोमेटिक सर्वर के अंदर अटैच हो गया। अगर हमको मान लीजिए कोई चीज़ का हमको चाहिए, हेलो सर, ये IAM इंस्टेंस मतलब रोल कनेक्ट किया जाता है क्या यहाँ पे? IAM इंस्टेंस प्रोफाइल है ये, तो यहाँ पर हम लोग रोल को अटैच करते हैं सर्वर के संग। और रोल क्या है, रोल तो नहीं बताया सर आपने, यूजर अटैच पॉलिसी करी थी हमने, रोल नहीं कनेक्ट किया था। रोल हम लोग नहीं किए थे। अच्छा, तो रोल क्या होता है यहाँ पर कि जैसे हम रोल हम क्रिएट करते हैं कि बोलें कि इससे जो काम यूज़र कर पाए। मैंने एक यूज़र बनाया, सपोज़ मैंने एक यूज़र बनाया कि डेवलपमेंट 1, और उसको मैं दे दिया कि भैया ये यूज़र क्या कर पाएगा, जा कर के S3 के अंदर में बकेट क्रिएट कर पाएगा, बकेट डिलीट कर पाएगा, बकेट रीनेम कर पाएगा, अपलोड कर पाएगा, डाउनलोड कर पाएगा। इस तरह का कुछ परमिशन दे दिया यूज़र को। तो यूज़र क्या करेगा, लॉगिन करेगा कंसोल में, करके वो मैनुअली
बकेट को अपलोड करेगा, डाउनलोड करेगा, ये करेगा। बट इसको अगर मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ थ्रू द सेल स्क्रिप्ट, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उस सर्वर को रोल दे देंगे कि भैया इस सर्वर के इस तरीके का एक्सेस, ये एक्सेस है, इसके अंदर जैसे ये स्क्रिप्ट रन करेगा वो ऑटोमेटिक काम कर देगा। तो वहाँ पर तो एक यूज़र काम नहीं करेगा ना, वहाँ पर एक स्क्रिप्ट काम करेगा। स्क्रिप्ट को प्रॉब्लम होगा सर्वर S3 के अंदर में लॉगिन करने का, S3 के अंदर से डाउनलोड करने का, ये रिस्ट्रिक्शन आएगा। तो उस समय हम क्या कर देंगे भैया, हाँ अगर हम वहाँ पर हम IAM यूज़र को सेटअप नहीं करेंगे, CLI सेटअप नहीं करेंगे, हम वहाँ डायरेक्ट क्या है कि रोल डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक जो है वो जो पॉलिसी हम डाले थे रोल में, वो ऑटोमेटिक वो उस इंस्टेंस को मिल जाएगा। तो वह इंस्टेंस क्या करेगा, एज अ यूज़र की तरह वो ट्रीट करेगा और उसका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट काम करेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। हाँ, आने वाले समय में जो मैं इस रोल के ऊपर काम करूँगा, मैं बताऊँगा कि किस तरह से और काम होते हैं स्क्रिप्ट वगैरह, तो उसमें और थोड़ा क्लियर होंगे। लेकिन अभी तो मैं हमको लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो ही चुका होगा, राइट। तो हम यह बोल रहे थे कि ये प्रोफाइल के बारे में, राइट, IAM इंस्टेंस प्रोफाइल, तो ये क्लियर हो चुका, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या देखा, इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप का होस्ट नेम जो है वो दो तरह से हम लोग दे सकते हैं, IP बेस्ड दे सकते हैं या देख सकते हैं रिसोर्स नेम का दे सकते हैं। IP बेस्ड दे सकते हैं, रिसोर्स IP बेस्ड देंगे तो जो मेरा इंस्टेंस का IP एड्रेस रहेगा वहाँ से वो ले लेगा, उसी का DNS वो बना देगा, राइट। होस्ट नेम, हर सर्वर का अपना एक होस्ट नेम होता है जिससे वो आइडेंटिफाई होता है, राइट। तो यहाँ पर रिसोर्स नेम दे सकता है IP, तो मैं अभी IP की लेता हूँ। लेने के बाद देखिए यहाँ पर इंस्टेंस ऑटो रिकवर, अगर मैं इसको हम डिजेबल करेंगे या डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो ऑटोमेटिक रिकवर मतलब क्या हुआ कि हम इंस्टेंस को रिकवर कैसे करेंगे, यानी कि इंस्टेंस में कुछ अगर इशू आ गया तो रिकवर कैसे होगा। तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं, डिजेबल कर देंगे तो इंस्टेंस मेरा रिकवर नहीं होगा, राइट। और सिलेक्टेड रखेंगे तो ये ऑप्शन ऐसे है, यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट करेंगे जो बिहेवियर वो रहेगा। शटडाउन बिहेवियर देखिए, जैसे शटडाउन करेंगे तो हमारा इंस्टेंस क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा या स्टॉप होगा। तो वो बिहेवियर यहाँ से हम लोग सेट कर पाते हैं, राइट। यहाँ पर ये हाइबरनेट। हाइबरनेट फीचर्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक सर्वर लॉन्च किया, सपोज एक विंडोज सर्वर लॉन्च किया, और आप क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या आप कुछ एक्सेल में काम कर रहे हैं, राइट। आपने एक टैब खोला एक्सेल का, एक टैब खोला MS वर्ड का, एक टैब खोला फोटोशॉप का, एक टैब अलग एप्लीकेशन खोला। जैसे सर्वर को बंद करेंगे सारा टैब बंद हो जाएगा। तो हाइबरनेट करने से क्या होगा, टैब जैसे कि तैसे ही रहेगा, सर्वर केवल बंद हो जाएगा, राइट। तो उसी तरह से हम यहाँ पर हाइबरनेट को चाहे तो हम लोग इनेबल कर सकते हैं, राइट। बट इनेबल करने का कंडीशन ये है कि जितना आपका OS का ड्राइव है, राइट, जितना आपका OS है, यानी कि सपोज मेरा OS ले ले 8 GB का, तो रैम भी हमारा होना चाहिए एटलीस्ट 16 GB का, ताकि रैम का जो डेटा है वो स्टोर हो पाए, राइट। तो ये चीज़ हमको लेना पड़ता है। अभी के लिए मैं इनेबल कर दिया, इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जब पड़ेगा तो हम लोग कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है कि सर्वर जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद से हम हाइबरनेट को इनेबल नहीं कर सकते हैं। हाइबरनेट को इनेबल करने के लिए हमको सर्वर लॉन्च करते समय ही करना पड़ता है। ये भी इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है, राइट। डिलीशन प्रोटेक्शन, इसको हम लोग इनेबल करेंगे, यानी कि जब सर्वर लॉन्च हो जाएगा और हम डायरेक्ट उसको जाकर डिलीट नहीं कर सकते हैं। उसको डिलीट करने के लिए हमको प्रोटेक्शन हटाएंगे तब जाकर डिलीट करेंगे। जब भी प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट में सर्वर में लॉन्च होता है, ये हमारा मस्ट इनेबल करना पड़ता है, ये ऑडिट में सबमिट करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमको होना चाहिए। स्टॉप प्रोटेक्शन, कोई अचानक से स्टॉप ना कर दे, उसके लिए हम कर सकते हैं कि कोई अचानक स्टॉप कर देगा तो सर्वर मेरा बंद हो जाएगा, तो यहाँ से वो भी चीज़ हम लोग चूज़ कर सकते हैं। डिटेल क्लाउड वाच मॉनिटरिंग, हमें क्लाउड मॉनिटरिंग भी इनेबल कर सकते हैं, बट डिटेल रखेंगे तो चार्जेबल हो जाएगा, डिटेल नहीं रखेंगे तो चार्जेबल नहीं है, राइट। अब ये सब जो है यहाँ देखा क्रेडिट स्पेसिफिक, हमको AWS के तरफ से कुछ क्रेडिट मिलता है, राइट। तो अगर ऐसा है तो हम उसको चूज़ कर सकते हैं। और देखिए EBS ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, यहाँ पर ऑलरेडी ये इनेबल है क्योंकि EBS वॉल्यूम हम लोग लिए हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्पॉट इंस्टेंस। परचेजिंग ऑप्शन क्या लिए हैं हम लोग, यहाँ दिखा रहा है कि स्पॉट इंस्टेंस। कौन सा ऑप्शन लेंगे हम लोग, नन लिए हैं, यानी कोई ऑप्शन हम परचेजिंग नहीं लिए, यानी कि बाई डिफ़ॉल्ट हमारा सर्वर लॉन्च किस में होगा, वो सर्वर लॉन्च होगा ऑन डिमांड में। उसके अलावा हमारा पास ये स्पॉट इंस्टेंस है, यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए दिखा रहा है अलग अलग तरह का स्पॉट इंस्टेंस है, राइट। तो इसको अभी नन रखते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमको स्पॉट इंस्टेंस हमको आएगा, टीएनसी आएगा, ठीक ना, रैम डिस्क आईडी आएगा, ये सब चीज़ आएगा। तो यहाँ पर निट्रो यहाँ पर भी है, बट ये सब को अभी रखते हैं ऐसे, जब हम लोग इंस्टेंस टाइप लॉन्च करना सीखेंगे तब हम सीखेंगे, बट अभी हम लोग करते हैं नॉन। कुछ लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, अगर हमारे पास खुद का अगर कुछ लाइसेंस है तो हम लाइसेंस यहाँ डाल सकते हैं, अगर डिफ़ॉल्ट लाइसेंस से छोड़ सकते हैं, ठीक। सीपीयू का ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया, तो इस ऑप्शन हमको नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ये जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब मेरा सर्वर लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद ये सब कमांड चलना चाहिए, राइट। तो मैं बोला यम अपडेट -y, राइट, यम इंस्टॉल httpd -y, राइट, सिस्टम ctl स्टार्ट httpd, राइट, ये दे दिया। तो ये सर्वर, ये जैसे सर्वर लॉन्च होगा ये कमांड अपने आप रन कर जाए, तो ये दे सकते। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, मैं ऑटोमेटिक चाहता हूँ कि जैसे सर्वर लॉन्च हो एक पर्टिकुलर ड्राइव से वो अटैच हो जाए, बाद में हम लोग समझेंगे। शेयर ड्राइव होता है हमारा, जिसको मतलब EFS बोलते हैं। तो 10 सर्वर रहेगा, बट 10 सर्वर का एक सेंट्रल शेयरिंग लोकेशन रहेगा, तो उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं कमांड के थ्रू, राइट। तो भी हम लोग देखेंगे करने के बाद कि इतना सारा जो ऑप्शन हम लोग देखे हैं, दैट इज़ अ डिटेल इन्फॉर्मेशन, राइट। इसको थोड़ा सा आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा हर चीज़ को। तो मैं यहाँ पर करता हूँ लॉन्च, क्या हुआ, लॉन्च यहाँ पर फेल। अच्छा, बोला फॉर हाइबरनेशन द रूट डिवाइस वॉल्यूम मस्ट बी इनक्रिप्टेड। ओके, तो मैं एडिट करता हूँ। मैंने हाइबरनेशन हम लोग चूज़ किए थे ना, यहाँ पर क्या गया, ये मैंने जैसे चूज़ किया यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और ऑप्शन हमको अप्लाई करना पड़ेगा इधर में। इसको नॉन इनक्रिप्टेड दिखा रहा है यहाँ पर, इसको एडवांस में हम जाएंगे, जा करके हम यहाँ करेंगे इनक्रिप्टेड, राइट। और इसको भी हम लोग करेंगे, ये है हुई हमारा सेलेक्ट स्नैपशॉट साइज रूट वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं, इसको भी हम लोग करेंगे इनक्रिप्टेड, राइट। अब इनक्रिप्टेड में जाकर के हमको चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा, चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर भी करेंगे चूज़ डिफ़ॉल्ट, राइट। करने के बाद अब हम करेंगे लॉन्च, राइट। क्लिक करते हैं, यहाँ पर लॉन्च हो गया, राइट। तो इसको हम लोग अभी पेंडिंग है, इसको करेंगे रिफ्रेश, नाउ इट इज़ रनिंग। अभी इनिशियलाइज हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम देंगे इनिशियलाइज होने में। अगर हमको इसको एक्सेस करना है तो हाउ वी कैन एक्सेस, तो राइट क्लिक किए, कनेक्ट में गए, कनेक्ट करने के बाद SSH क्लाइंट में गए, ये जो कमांड दिखाई दे रहा है इस कमांड को हम लोग कॉपी कर लेंगे। इस कमांड का मतलब क्या है हम समझाते हैं। तो कॉपी करेंगे और जाएंगे यहाँ पर हम लोग पावर सेल में क्लिक करेंगे। जाने के बाद CD डाउनलोड गए, यहाँ पर इसी के अंदर में मेरा कीपेयर है, ऐड क्लिक करेंगे। देखिए SSH टेस्ट वेब सर्वर, ये और ये हो गया यूज़र का नाम @ ये मैं बोला था ना यहाँ पर, ये होस्ट नेम है, ये होस्ट नेम, तो ये पूरा होस्ट नेम है। इसको एज अ IP एड्रेस को ही ये होस्ट नेम ऐड कर लिया है, दे करके हम क्लिक करेंगे यहाँ पर इंटर, करेंगे यहाँ पर इंटर। अब क्या बोला है, ये इंक्रिप्शन, ये आर यू कंटिन्यू, हम बोलेंगे यस। जैसे कंटिन्यू किए हम सर्वर में लॉगिन करके देख रहे हैं, ये सर्वर में लॉगिन कर गए। क्लियर किए यहाँ पर सिस्टम CTL STATUS STTPD
बी, क्या ये नॉट फाउंड सर्विस चाहिए, इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। सर मुझे पूछना था, हम्म जो हमने कोड टाइप किया था वो बूटस्ट्रैपिंग का था ना? हम्म ओके। इंस्टॉल नहीं हुआ तो हमको चेक करना पड़ेगा ऐसे, sudo -i yum अपडेट -y करते हैं तो क्या दिखाएगा, ये नो पैकेज फॉर अपडेट, ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। क्यों, बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट से हमारा अपडेट हो चुका है। बट हम करेंगे यहाँ पर yum इंस्टॉल httpd -y, तो ये कमांड देने में इधर उधर हुआ होगा, इसीलिए ये इंस्टॉल नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, सिस्टम ctl httpd स्टेटस, क्या है ये, अच्छा ये कमांड नहीं ले रहा है। सिस्टम ctl status httpd क्या दिखा रहा है, अभी इनएक्टिव है, इसको हम लोग एक्टिव करते हैं। स्टार्ट, राइट, करते हैं इसको इनेबल। तो बेसिकली ये कमांड हमको वहाँ पर पुश करना था, कमांड इधर उधर हुआ है, राइट। मेरा वेब सर्वर रेडी है। अब क्या है देखिए कि तो हम तो ये जो एक्सेस ऐसे किए हैं, राइट, तो एक्सेस ऐसे किए हैं, बट अगर हम इसको हम करेंगे, जाएंगे यहाँ पर सेशन मैनेजर में, और देखिए ये जो ऑप्शन आ गया आपको, ये तभी आ पाया कि हमने इंस्टेंस के प्रोफाइल में जाकर के एसएसएच का रोल अटैच किया था, तभी ये आया। अगर रोल अटैच नहीं किए होते तो ये ऑप्शन यहाँ से आता नहीं, जिसको हम विदाउट कीपेयर थ्रू द कंसोल एक्सेस नहीं कर पाते, राइट। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू एक्सेस द EC2 इंस्टेंस थ्रू द कंसोल विदाउट कीपेयर, तो हम कैसे करेंगे, दैट इज़ द आंसर। अब पूछता है कि कीपेयर मैंने लूज़ कर गया, कीपेयर मैंने हरा दिया, राइट, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे सर्वर में, तो थ्रू द SSM मैनेजर, थ्रू द SSM मैनेजर। क्लियर, दो तरह से मैं करवाया, यस सर, यस सर। राइट, कि इसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। ये ड्यू टू द, हम लोग यहाँ पर जैसे गए जा कर के, जैसे हम गए यहाँ पर इंस्टेंस सेटिंग में, और यहाँ पर जा गए हैं, यहाँ पर कहाँ गया इंस्टेंस, अच्छा सिक्योरिटी में आपका होगा, सिक्योरिटी में गए, देखिए मॉडिफाई IAM रोल में गए, देखिए ऑलरेडी ये वाला लगा हुआ, हम लोग लगाए थे ना कुछ देर पहले SSM-EC2, राइट, SSM वाला लगाए थे, तो ये लगा हुआ है, राइट। तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, राइट। तो ये हमें क्लियर हो चुका कैसे सर्वर बनाए, कैसे किए। अब हमको अगर एक्सेस करना है सर्वर को, तो पब्लिक IP कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग डालते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोलेगा कि सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, राइट, सर्वर एक्सेस नहीं कर पा रहा है। वाई, बिकॉज अगर हम जाएंगे यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में, यहाँ पर इस ऑप्शन पे, और यहाँ देखिए जो हम लोग बनाए थे सिक्योरिटी ग्रुप, देखें लॉन्च विजार्ड 1 बोल करके यहाँ क्लिक करते हैं, तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर एक ही पोर्ट केवल अलाउ है, क्या है, 2022। बट हमारा जो है HTTP एक्सेस कौन सा पोर्ट में होता है, वो होता है, कौन सा पोर्ट में होता है, 80। कौन सा पोर्ट में होता है, 80 में होता है, पता है ना। तो एडिट इनबाउंड में हम चले गए और जाकर के यहाँ पर ऐड रूल में क्लिक किए, आप दे दिए पोर्ट नंबर 80। कहाँ से एक्सेस करेंगे, बोले कहीं से भी हम चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं IP4 का। सिर्फ जैसे हम क्लिक करेंगे, अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। गाइस देख पा रहे हैं, मेरा डिफ़ॉल्ट पेज ऐड हो रहा है, चल रहा है, दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ cd/www.html और यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ पर करता हूँ vim index.html और मैं इंटर करके यहाँ लिखता हूँ टेक महातो, कुछ भी कस्टम क्रिएट करता हूँ, नाउ रिफ्रेश, गाइस यू कैन सी
इज चेंज्ड, राइट। तो कोड हमको मिलेगा, डालेंगे, वेबसाइट काम करना शुरू करेगा। दैट इज़ अनदर पार्ट वी विल चेक, ठीक है ना। तो हमने आज समझ गया डिटेल में कि किस तरह से हमारा एक सर्वर को सेटअप करना पड़ता है, राइट। और उसका डिटेल में हम लोग समझा। तो एक क्वेश्चन को करने में हमको एक क्लास चला गया, एक क्लास हमको एक क्वेश्चन ही यही सेट करने में एक क्लास चला गया, राइट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन है तो हमसे पूछिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और हम दूसरा टॉपिक को लेकर के पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में आपको एक और चीज़ करना चाहिए। जो भी आप सर्वर क्रिएट किए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्वर क्रिएट किया हूँ, और क्रिएट करने के बाद आप उसको डिलीट कर देना है, राइट, प्रैक्टिस करने के बाद। अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो उसका वो रनिंग रहेगा और उसका चार्ज आपका आ जाएगा, राइट। तो जो भी जो रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं उसको आपको डिलीट करना है। तो हमने रिसोर्स जो क्रिएट किया था, इंस्टेंस क्रिएट किया था, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिलीट कर देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, ये वेब सर्वर बनाया था। इसको सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद इंस्टेंस में जाते हैं, और जाने के बाद इको करेंगे यहाँ पर टर्मिनेट इंस्टेंस, राइट। तो क्या है, ये इनेबल प्रोटेक्शन इनेबल है, तो यहाँ से क्लिक करने से वो टर्मिनेट नहीं होगा, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक्शन में जाना पड़ेगा और इंस्टेंस सेटिंग में जाना पड़ेगा, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन में जाना पड़ेगा। इसको यहाँ से इसको हटा देंगे, करेंगे सेव। अब जाकर यहाँ पर करेंगे इंस्टेंस और ये टर्मिनेट, करेंगे टर्मिनेट। तो हमारा ये इंस्टेंस ऐसे टर्मिनेट हो जाएगा, राइट।